नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। साथियों, ईएमआरएस पर अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चर्चा के हमारे मुख्य बिंदु दो ही रहेंगे कि न्यू वैकेंसी कब आने वाली है, कितनी वैकेंसी आएगी, और मुख्य मुद्दे पर अपन चर्चा करेंगे कि क्या इसका सिलेबस रहता है, सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, सिलेबस का पैटर्न किस तरह से होगा, कितने प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, लैंग्वेज का क्या रोल रहेगा, रीजनल लैंग्वेज का क्या रोल रहेगा। ऐसे प्रश्न विद्यार्थियों के काफ़ी कमेंट्स बॉक्स में देखे गए कि सर एक बार आप सिलेबस को अच्छे से डिफाइन कर दीजिएगा, ताकि हम जो हमारी तैयारी जारी रख रहे हैं उसमें किसी प्रकार का व्यवधान हमें नहीं आए और अच्छे से समझ किस तरह से हम अपनी जो तैयारी है उसको आगे बढ़ा सकें। जी हाँ साथियों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। साथियों, आप हमारे चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ईएमआरएस की सारी न्यूज़ ही नहीं, अभी तो ईएमआरएस के सिलेबस को पढ़ने के लिए निःशुल्क रूप से आप हमारे चैनल से जुड़ भी सकते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ईएमआरएस की जो टोटल वैकेंसीज की जो घोषणा थी, रिक्त पद थे, वो थे आपके 38,000 पद थे। अब उस 38,000 पद में से आपका फर्स्ट फेज जो हुआ वो लगभग 10,000 के आसपास जो आपकी वैकेंसी है आपको देखने को मिली। अभी भी लगभग 28,000 जो वैकेंसी है वो रिक्त है। अब क्या वो फेज सेकंड में ही सारी निकाल देंगे या वो एक फेज थर्ड भी होगा? तो मुझे जहां तक लगता है कि आपकी वैकेंसी आपको दो फेज और आपको देखने को मिलेंगे, फेज सेकंड और फेज थर्ड। लगभग 10 से 15,000 वैकेंसी के आसपास आपको फेज सेकंड में देखने को मिलेगी। और मैं आपको ये विश्वास दिला दूं साथियों कि ये जो वैकेंसी है, अभी तक आप इंतजार कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप असमंजस में है वैकेंसी कब आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको सोचने का भी समय नहीं मिलेगा कि जैसे ही वैकेंसी आएगी उसके बाद तुरंत आपकी एग्जाम भी जो डेट है आपकी निश्चित रूप से निकल जाएगी। इसलिए जो समय आपको मिल रहा है वो अभी ही मिल रहा है। जिस दिन नोटिफिकेशन आपका आएगा उसके साथ में आपकी एग्जाम डेट कुछ ही दिनों में आपको दे दी जाएगी। और सिलेबस इतना बड़ा है, इतना लेंथी है, तो वो कोई आसान कार्य नहीं है कि इतने कम समय में उस सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरा तो ये कहना है, वैकेंसी का इंतजार नहीं करें, वैकेंसी आएगी और अकस्मात आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। आप अपनी तैयारी उसको लगातार करते रहें। जहाँ तक है, कुछ विद्यार्थी जो कुछ अंकों से रह गए, कुछ पॉइंट से रह गए, ऐसे विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट का इंतजार भी कर रहे हैं। कुछ की वेटिंग लिस्ट आई भी है, कुछ की नहीं आई है, कुछ के लिए बच्चे इंतजार कर रहे हैं। आप बिल्कुल इंतजार न करें, वेटिंग लिस्ट आएगी, आ जाएगी। आप अपना कार्य, आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसके लिए आप लगातार करते रहें, क्योंकि सिलेबस को हमें कंप्लीट नहीं करना, हमें सिलेबस को अच्छे से समझना है, याद करना है, सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। और अभ्यास के लिए साथियों ज़रूरत है किसकी? आपके पास समय की। समय आपके पास अभी दिया जा रहा है, एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के बाद आपको इतना समय नहीं मिल पाएगा जितने की आप आशा रखते हैं। साथियों, मैं बात करूं इसकी आपकी, इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, मैं आपको सिलेबस की चर्चा करूं। आप सभी को इतना तो पता है कि आपकी ये जो एग्जाम है इसमें 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और ये जो 150 प्रश्न है आपके 150 अंक के ही पूछे जाते हैं, चाहे आप टीजीटी की बात करें चाहे पीजीटी की बात करें। यह पैटर्न तो आपको पता है। साथ में नेगेटिव मार्किंग भी आपकी इस एग्जाम में रहती है। नेगेटिव मार्किंग में आपको 0.25 का जो है, आपको जो रेशो है वो देखने को मिलता है, 1/4 जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है इसमें। 150 प्रश्न को किस तरह से शेड्यूल्ड किया गया है, खास करके आज हम चर्चा विशेष रूप से करेंगे कि रीजनल लैंग्वेज और जो अदर लैंग्वेज है उसका क्या रोल रहने वाला है, कितना क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए और कैसे इसको हम क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे इसकी अच्छे से तैयारी करें। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपके जो ये पेपर होता है इसमें आपके पार्ट होते हैं 6 पार्ट में आपके ये 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका एक पार्ट रहता है साथियों जिसके 10 प्रश्न होते हैं, वो आता है आपका जनरल अवेयरनेस का। अर्थात 10 प्रश्न आपको जनरल अवेयरनेस के मिलेंगे, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों में ही आपको 10-10 प्रश्न जो है 10 प्रश्न आपको जनरल अवेयरनेस के देखने को मिलेंगे। तो इसको अच्छे से तैयारी करना है, बहुत बड़ा इसका भंडार है, कभी कंप्लीट नहीं होता, लेकिन मुख्य चीज़ें पुराने पैटर्न है, पुराने एग्जाम्स के पेपर हैं, उनको देखकर इसको हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। एक पार्ट आता है आपका रीजनिंग का, तार्किक शक्ति का, जिसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है पीजीटी में और टीजीटी में। इसमें जो पीजीटी का रेशो है वो 20% अंक, अर्थात 20 प्रश्न आपके पीजीटी में देखने को मिलते हैं रीजनिंग के पार्ट सेकंड में, और जो आपका 10 प्रश्न है वो आपको देखने को मिलते हैं साथियों टीजीटी में। तो लगभग 20 प्रश्न पीजीटी का और 10 प्रश्न इसका। तो तार्किक शक्ति रीजनिंग ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है, आसानी से आप इसको जल्दी ही कम समय में इसको तैयार कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट उस टॉपिक से आपका क्लियर होना चाहिए, अभ्यास की जरूरत आपको विशेष रूप से इसमें पड़ती है। एक जो पार्ट आता है आपका, वो आता है पार्ट आता है आपका आईसीटी का।
आईसीटी का पार्ट महत्वपूर्ण है। आईसीटी को कुछ समय में आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज आपको है तो कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज से अगर आप पढ़ेंगे तो आईसीटी का कार्य बहुत आसान से आपको लगने लगेगा। तो 10 प्रश्न ही आपके आईसीटी के हैं। तो आईसीटी के 10 प्रश्न होंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 प्रश्न हो गए, रीजनिंग पीजीटी वालों के 20% अंक हो गए, उधर 10% टीजीटी के हो गए। बात करें आपका एक पार्ट आता है टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी आपको 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड वह पोर्शन है जिसमें विद्यार्थी अपने पद के लिए या किस तरह की मानसिकता वो रखता है, किस तरह का उसकी सोच है, किस तरह का उसका दृष्टिकोण है, उस पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो इसमें ज़्यादा हमें थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। हमें इसमें मुख्य फोकस जो करना होता है कि किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो ओल्ड जो पेपर्स हैं हमारे, है ना, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा निकालें। थ्योरी पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं, पीवाईक्यू को हल करते रहें और सकारात्मकता रखते हुए, पॉजिटिविटी रखते हुए इसमें हमें प्रश्नों का आंसर देना है। जिस प्रश्न में जिस तरीके से पूछा गया है, शिक्षक के समान पूछा है, शिक्षक बनाकर आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग सोचना है। आपको विद्यार्थी बनाकर प्रश्न पूछा है तो आपको विद्यार्थी बनकर उस प्रश्न के बारे में सोचना है, तब जाकर इसका आंसर सकता है। ज़्यादा हार्डवर्क नहीं है, बस आपको प्रैक्टिकली सोच आपके पास होनी चाहिए। व्यावहारिक जो नॉलेज है वो आपका इसमें काम आता है। ज़्यादा ऐसा नहीं कि फैक्ट वगैरह इसमें कुछ विशेष है नहीं है, आपकी सामान्य नॉलेज है उसको जांचा इसमें जाता है कि आप इस पद पर बन जाओगे, टीचर आप बन जाओगे। तो टीचर क्या क्या क्लास में किस तरह से अपनी क्लास को मैनेज करता है, किस तरह का उसका व्यवहार होना चाहिए, किस तरह का उसका व्यक्तित्व होना चाहिए, इस तरह के प्रश्न आपको ये 10 टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से देखने को मिलेंगे। आपका पार्ट जिसको मैं 5 कह सकता हूँ वो आता है आपका सब्जेक्टिव नॉलेज का, अर्थात आपका सब्जेक्ट के प्रश्न होंगे और 80 प्रश्न आपसे 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जिसमें हालांकि 5-5 प्रश्न आपका, एक तो एनईपी से 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, एक लगभग सब्जेक्ट का जो एटीट्यूड है, सब्जेक्ट का जो मेथड जिसको हम कह सकते हैं, वो 5 प्रश्न लगभग उससे आते हैं। तो 70 प्रश्न तो आपके प्योरली आपके सब्जेक्ट के हो जाएंगे और पाँच 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 प्रश्न, ये 10 प्रश्न आपके जो है सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ उसका मेथड वो आपसे पूछा जा सकता है। उस विषय के प्रति आपकी रुचि अभिरुचि उसके बारे में आपके 10 प्रश्न होंगे, यानी कि 80% या 80 अंक आपके, सॉरी 80 जो प्रश्न है वो 80 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, किससे, आपके सब्जेक्ट का पोर्शन से पूछे जाएंगे। मुख्य पार्ट आपका पार्ट 6 जिसमें बात करते हैं अपन लैंग्वेज की। कई विद्यार्थी जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की, सब्जेक्ट को अच्छे से किया, सब्जेक्ट को अच्छे से कवर किया, जनरल अवेयरनेस को, रीजनिंग को सबसे अच्छे से किया, लेकिन वो विद्यार्थी लैंग्वेज के कारण पिछड़ गए, क्योंकि लैंग्वेज का कंसेप्ट उनको पता नहीं था कि क्या है, क्वालिफाई मार्क्स है या नहीं है, कितने हैं, कैसे इसको पास करना है और कैसे सटीक रणनीति से इस पार्ट्स को हम कंप्लीट कर लें। इसके लिए मैं आपको पहले तो इसका पैटर्न मैं आपको बता दूं कि जो आपकी लैंग्वेज है, आपको 2 लैंग्वेज है। जैसे बात करें, जनरल इंग्लिश भी आपकी होती है और एक जनरल हिंदी भी आपकी होती है। दोनों में 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्रामर का एक पोर्शन इसमें आता है, कोई टीचिंग मेथड इसमें नहीं पूछे जाते। साथ में मैं आपको बता दूं कि टीजीटी के लिए एक चीज और जुड़ती है, रीजनल लैंग्वेज। टीजीटी की जो तैयारी कर, रीजनल लैंग्वेज जो आपकी लोकल जो भाषा है उसको भी आपको चुनना होता है। जहां भी आपकी जैसी लोकल भाषा है उसको आप चुनाव कर सकते हैं और उसके अनुसार उसके भी आपको 10 प्रश्न मिलते हैं। लेकिन लैंग्वेज की टीजीटी वालों के लिए कितने प्रश्न होंगे? 30 प्रश्न होंगे लैंग्वेज के। लैंग्वेज हिंदी भी होगी, लैंग्वेज इंग्लिश भी होगी और एक आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, मदर टंग्स है, वो आपकी पूछे जाएंगे। तो 30 प्रश्न आपके टीजीटी वालों के लिए होंगे। वहीं पीजीटी वालों के लिए केवल जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से ही 10-10 प्रश्न यानी 20 प्रश्न उससे पूछे जाएंगे। ऐसे टोटल आपके 150 प्रश्न होंगे। खासकर भाषा की बात करें तो भाषा में क्वालिफाई होना आवश्यक है। आपने अन्य विषयों में आपने कितना भी अच्छा प्रयास कर लिया, कितने ही अंक आप लेकर आ गए, लेकिन अगर आपने लैंग्वेज को क्लियर नहीं किया, लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं हुई, तो आपकी सारी जो मेहनत है वो समाप्त हो जाएगी। तो साथियों, प्राय हम ये देखते हैं कि विद्यार्थी अपनी सब्जेक्ट पर विशेष कार्य करने लगता है, अन्य सब्जेक्ट पर कार्य करने लगता है, लेकिन लैंग्वेज को क्या ये इसमें तो हम आसानी से ले लेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये कार्य बहुत पेचीदा बन जाता है। ये बिल्कुल इजी कार्य नहीं है। लैंग्वेज को क्वालिफाई करना इजी कार्य नहीं है। लगता है कि 10 प्रश्न होंगे और 10 में से हमें 4 ही तो करने हैं, आसानी से हो जाएंगे। साथियों, नेगेटिव मार्किंग के साथ में 10 में से 4 प्रश्न क्लियरली बचाना ये एक बड़ा कार्य है। खास करके किसी एक लैंग्वेज में नहीं, आपको लैंग्वेज का भी हिंदी में भी करना है, इंग्लिश में भी करना है और टीजीटी वालों के लिए तो रीजनल लैंग्वेज में क्वालिफाई करना है। अब आपके पास कितनी बड़ी समस्या है, तो जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को अच्छे से समय दीजिएगा, अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा, पुराने पेपर देखिएगा, जितने भी आसपास की जो और जो आपके एग्जाम्स हैं, ऐसा नहीं EMRS की और भी जो एग्जाम है उसका आपको देखना है। ज़्यादा कुछ नहीं है,
आपका ग्रामर का पोर्शन या कोई मेथड इसमें नहीं पूछे जाएंगे, केवल ग्रामर का सामान्य परिचय पूछा जाता है। तो आपको अच्छे से लैंग्वेज में भी मेहनत करनी है, सब्जेक्ट में तो करनी है, सब्जेक्ट में सब अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन अन्य चीज़ों पर जो हासिल बनाएगा, जो कौशल अर्जित करेगा, जैसे आपका जनरल अवेयरनेस है, आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, इस पर अगर जिसने अच्छी मेहनत कर ली, क्योंकि सब्जेक्ट को तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वो हमारी अच्छी है और उसको हम अच्छे से कर भी सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी अलग सी है, इन पर अच्छे से मेहनत करेंगे तो हमारा स्कोर अच्छा होगा। अभी जो स्थिति हमारी बनी है कि हम 1 नंबर से 2 नंबर से 5 अंक से रह गए, ऐसी स्थिति अब नहीं बने। इसके लिए आपको ऐसा कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना है जिसमें आपको लगे कि यार इसमें हमारी कमजोरी है। अगर हम कमजोरी है तो हम सिलेक्शन से बाहर हैं। कोई पार्ट हार्ड लग रहा है तो उसको समय ज़्यादा दीजिए, वो आसानी से हो जाएगा। छोड़ना नहीं है, कंपटीशन इतना है कि अगर आपने किसी चीज़ को छोड़ा तो कंपटीशन से आप ऑटोमेटिक ही बाहर हो जाएंगे, चाहे आपने कितना भी और विषयों में मेहनत की है। इसलिए प्रत्येक पार्ट को अच्छे से पढ़ना है, कॉन्फिडेंस रखकर पढ़ना है, बार बार अभ्यास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास हमें करना है। सिलेबस आपको कवर करना ही है, सिलेबस की एक एक चीज़, एक ही लाइन आपको याद होनी चाहिए, सिलेबस के प्रति आपकी अच्छी समझ होनी चाहिए, पेपर पैटर्न किस तरह से है, पेपर किस तरीके से आ रहा है, कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उसका भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर, पेपर को देखकर आपको अनुमान लगा लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। विद्यार्थी प्राय बहुत सारी विषय वस्तु एकत्रित कर लेते हैं, इस पुस्तक को भी, इस पुस्तक को, इस पुस्तक को भी, एक पुस्तक को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं और एग्जाम टाइम में पटकाव के कि इसको पढ़ें, कि इसको पढ़ें, इसको पढ़ें। ऐसी स्थिति में हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है और फिर लगता है कि हमने इतना समय दिया लेकिन फिर भी हमें कुछ याद नहीं है। वो कमी है हमारी कि हमने जिस विषय वस्तु को हम पढ़ रहे हैं उस विषय वस्तु पर विश्वास रखकर पढ़िए। एक ही चीज को पढ़िए, एक ही पुस्तक को पढ़िए, उसको 10 बार पढ़िए। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप कितनी भी पुस्तक ले आए, प्रैक्टिस के लिए जो ऑब्जेक्टिव जो मार्केट में बुक आती है किसको भी ले आए, बस ये देखिए कि उसमें परिष्कृतता है या नहीं, शुद्धता है या नहीं है, गलतियां उसमें ज़्यादा नहीं हो, ऐसी पुस्तक का ही चयन करें, अच्छी पुस्तकों का चयन करें। साथ में मैं आपको बता दूं, एजुकेशन साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से निःशुल्क रूप से जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताई है, निःशुल्क रूप से आपको सारा कुछ कराया जाएगा। प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए निःशुल्क रूप से लगाए जाएंगे। आपके पीवाई के ओल्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको इसी चैनल पर निःशुल्क रूप से कराया जाएगा। ध्यान रखना, जो गलती आपने पहले की है, गलतियों से व्यक्ति सीखता है। त्रुटि करना यानी गलती करना भी एक अधिगम का हिस्सा होता है, उन गलतियों से आपको सीखना है। अब की बार वो गलती नहीं हो, ऐसा प्रयास हमें करना है। और अब की बार हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अच्छे से मेहनत करो। इंतजार नहीं करें कि वैकेंसी कब आएगी, हमारा काम पढ़ना है, हमें पढ़ते ही रहना है और जब तक हम सफलता नहीं प्राप्त कर लेते तब तक रुकना नहीं है। इधर उधर के भटकाव में नहीं आना है कि वैकेंसी अब आएगी, 25 में आएगी, 26 में आएगी। वैकेंसी तो आएगी और आप अपना कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये एक सोचने वाला बिंदु है। तो अगर अब तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दें, सिलेबस को अच्छे से समझ लें। मैंने भी आपको समझाने का प्रयास किया है, सारी चीज़ को देखकर और अपनी तैयारी में ध्यान से अच्छे से लग जाएं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे और भी कोई अगर आपका डाउट रहता है तो उस डाउट को आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं उससे संबंधित और भी आपके लिए जानकारी दे सकता हूँ। थैंक यू।